हे हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज अपन को लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करना है। बहुत ही इजी सा लॉ है। जो अपन ने प्राइस वाला फैक्टर पढ़ा था ना, जहाँ पे अपन प्राइस और डिमांड की बात करते हैं, ये लॉ भी वही बताता है। तो द लॉ स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, प्राइस और डिमांड के अंदर कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप, जिसको अपन नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। राइट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, मतलब डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। राइट, और ये इसका रिलेशनशिप अपन टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं। कैसे? अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। हर लॉ किसी ना किसी अजम्पशन पे चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अजम्पशन क्या है जो अपन मान के चलते हैं? सेटेरिस पेरिबिस वाला, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लेकिन जब आप एग्जाम में अगर ये लॉ को डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ सेटेरिस पेरिबिस नहीं लिख सकते, आपको सारे फैक्टर्स के नाम लिखने पड़ेंगे। तो जितने भी अदर फैक्टर्स पढ़े थे ना, कौन कौन से थे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, उन सारी चीज़ों को, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इन सब चीज़ों को आपको लाइन वाइज मेंशन करना पड़ेगा। कैसे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डज नॉट चेंज, नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। और इसके अलावा भी बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मानते हैं, चाहे वो सोशियोलॉजिकल फैक्टर हो चाहे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो। राइट, उन सारे फैक्टर्स को हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। सेम वैसे ही है जैसा प्राइस वाले फैक्टर के अंदर पढ़ा था। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में बढ़ती जाएगी। जैसे 10 पे 2, 8 पे 4, 6 पे 6, 4 पे 8 और 2 पे 10। तो प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। अब इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। राइट, डिमांड कर्व है अपना, डी डी अपना ओरिजिनल डिमांड कर्व है, क्यू डी अपनी ओरिजिनल डिमांड है, ओ पी अपनी ओरिजिनल प्राइस है। यानी ए पॉइंट के ऊपर ओ पी उसकी प्राइस है और ओ क्यू उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है। इन केस अगर प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, और प्राइस इंक्रीज होके ओ पी से कहाँ चली जाती है? ओ पी 1 पे चली जाती है। तो यहाँ प्राइस इंक्रीज हो गई और अपनी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ए टू सी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, और डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? ओ क्यू से ओ क्यू 0 पे शिफ्ट हो जाएगी। राइट, और ऐसे अगर प्राइस अपनी डिक्रीज हो रही है, राइट, प्राइस घट रही है, तो ओपी से अगर प्राइस ओपी 0 हो जाए, कम हो जाए, तो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड है जो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ओ क्यू से कहाँ चली जाएगी? ओ क्यू 1 पे चली जाएगी, और पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ए टू बी। याद रखना, जब भी अपन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो सिर्फ प्राइस ही ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर पॉइंट शिफ्ट होता है, सॉरी पॉइंट मूव करता है। सेम डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट होता है उसका। राइट, जबकि बाकी सारे फैक्टर्स के अंदर डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, केवल पॉइंट का मूवमेंट होता है, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। राइट, बाकी सब के अंदर क्या होता है? अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसमें नहीं होता। ये अपन को क्या दिखाता है? द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो अपन ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट, ये क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। अब देखें तो ये पॉइंट वाले टेबल बनाना भी मैंने सिखा दिया था। कैसे? अगर पॉइंट ए है तो पॉइंट ए पे अपनी प्राइस कितनी है? ओ पी, और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? ओ क्यू। राइट, और पॉइंट अगर बी है तो बी पे अपनी क्वांटिटी प्राइस कम हो रही है, तो ओ क्यू ओ पी हो गई प्राइस, ओ पी 0, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? क्यू डी 1। राइट, और सी पॉइंट के ऊपर क्योंकि अपनी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्या हो गई? प्राइस ओ पी 1 हो गई, और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होकर ओ क्यू 0 हो गई। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। इट शोज द रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। राइट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से आ सकता है। कैसे? व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, कि मतलब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों करता है, और बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्या बेस है लॉ ऑफ डिमांड का, किस चीज़ पे बेस्ड है, या फिर व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनता है डिमांड कर्व? ठीक है, लेफ्ट टू राइट, या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं या
ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से अपना डिमांड कर्व जो बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो इन कारणों की वजह से होता है। तो एक एक करके रीज़न पढ़ते हैं। सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है? ये बेसिकली तब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा जब आपने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा होगा, राइट। अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये लॉ क्या कहता है? The marginal utility derived from every additional unit goes on declining। ठीक है, हर एडिशनल यूनिट से हमें जितनी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको कोई चीज़ पसंद है, या फिर चलो खाने का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने कोई एक डिश खाई, ठीक है, अब मम्मी ने कुछ नया बनाया, आपने वो टेस्ट किया, मम्मी पूछेगी कैसा बना, आप बोलोगे एकदम मस्त बना, एकदम शानदार, ठीक है। फिर आपने एक चीज़ एक प्लेट और ले ली, ठीक है, फिर मम्मी ने पूछा कैसा बना, मम्मी एकदम मस्त अच्छा बना है। फिर मम्मी अगर आप तीसरी प्लेट लो और मम्मी फिर से पूछे बेटा कैसा बना है, अरे मम्मी बोला ना अच्छा बना है। फिर मम्मी अगर पूछे तो यार आप खुद ही टेस्ट करके देख लो कैसा बना है, राइट। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी कमोडिटी की यूनिट्स बार बार कंज्यूम करते रहते हैं सेम यूनिट को, तो हर यूनिट के बाद जो हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है वो डिक्रीज होता जाता है, राइट। तो कोई भी कंज्यूमर डिक्रीज सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ क्यों परचेज करेगा? वो सिर्फ तब परचेज करेगा जब उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस से ज़्यादा हो, राइट। तो जैसे जैसे उसकी प्राइस कम होती जाती है ना, प्राइस के कंपैरिजन में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और प्राइस दोनों बराबर होता है, यानी इस यूनिट के बाद वो कंज्यूमर इसकी एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाती है तो इन दैट केस मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स ग्रेटर देन प्राइस, यानी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा हो गई, ठीक है, यानी सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज़्यादा हो गया। तो अपन क्या करते हैं, जहाँ पे भी प्राइस से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है अपन उसे कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली जो रिलेशन बन रहा है वो प्राइस और डिमांड में कैसा बन रहा है? इनवर्स, यानी अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो अपनी डिमांड इंक्रीज हो रही है। सेकेंड रीज़न होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पे अपन इनकम को रियल इनकम से मेजर करते हैं। कैसे? अगर मान लो कि मेरी पॉकेट मनी 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और किसी कमोडिटी की प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है। अगर अभी उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है तो मैं उसकी कितनी क्वांटिटीज़ खरीद सकती हूँ? 10 यूनिट्स खरीद सकती हूँ, राइट। लेकिन अगर उसकी प्राइस डिक्रीज़ हो जाए या फिर वो ऑफ पे चली जाए या उसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है, कुछ भी हो, अगर मान लो उसकी प्राइस डिक्रीज़ होकर 50 रुपीज़ हो जाए, ठीक है, तो अब मैं अपनी उसी इनकम से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, राइट। मैं अब ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाऊंगी जबकि मेरी इनकम नहीं बढ़ी है, ठीक है। मेरी क्या बढ़ी है? रियल इनकम बढ़ी है। या रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। आपकी अगर परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है तो आप सेम इनकम के अंदर ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाते हो। जैसे अब उसकी प्राइस कम होकर 100 से क्या हो गई 50, तो जहाँ मैं उस कमोडिटी की पहले 1000 में 10 यूनिट्स खरीद पा रही थी, अब मैं उसी यूनिट अभी मैं उसी इनकम के अंदर उसकी 20 यूनिट्स खरीद पाऊंगी, यानी मेरी क्या इंक्रीज हो गई? रियल इनकम इंक्रीज हो गई। तो जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से हमारी डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो हमारी रियल इनकम क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर मान लो उस कमोडिटी की प्राइस पहले 50 रुपीज़ थी, ठीक है, तो मैं 1000 रुपीज़ में कितनी यूनिट्स ले पा रही थी? 20। लेकिन अगर अब मान लो उसकी प्राइस इंक्रीज होकर 50 से 100 हो जाए तो मैं सेम इनकम के अंदर उसकी पहले जो 20 यूनिट्स खरीद पा रही थी अब केवल 10 यूनिट्स खरीद पाऊंगी, यानी मेरी क्या डिक्रीज हो गई? परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई, यानी रियल इनकम डिक्रीज हो गई। तो इनडायरेक्टली मेरी क्या हो जाएगी? डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप। थर्ड आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जो अपन ने सब्सटीट्यूट गुड्स पढ़ा था कि एक की प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, उसी को अपन कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। वो भी क्या होता है? अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो वो रिलेटिवली क्या हो जाएगा? अपने सब्सटीट्यूट गुड्स से चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो उस प्रोडक्ट की क्या होगी? डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, राइट।
अब फोर्थ आता है चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। अब मान लो कि इकोनॉमी के अंदर नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो जाए, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो नंबर ऑफ बायर्स भी बढ़ते हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ बायर्स बढ़ते हैं तो उसकी वजह से कैसे चेंज आता है, जैसे अगर मान लो कि प्राइस कम हो रही है तो जो कंज्यूमर पहले ये प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे थे हो सकता है वो खरीदना शुरू कर दे, तो न्यू कंज्यूमर स्टार्ट बाइंग, तो उससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है जो अब तक इस प्रोडक्ट को खरीद रहे थे वो अब नहीं खरीदें, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर स्टॉप बाइंग, तो उससे भी क्या होता है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो इस नंबर ऑफ बायर्स की वजह से भी क्या आता है, इन्वर्स रिलेशनशिप शो होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। अब आता है वेरियस यूजेस ऑफ कमोडिटी। अब अपन जानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनको मल्टीपल यूजेस में लगाया जा सकता है, राइट। अब जैसे आप दूध देख लो, दूध के बहुत सारे यूजेस होते हैं, दही बना सकते हो, मक्खन बना सकते हो, मिठाई में यूज़ ले सकते हो, मिल्क शेक वगैरह बना सकते हो, जूस में यूज़ ले सकते हो, इससे बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। अब मान लो कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस, ऐसे मल्टीपल यूजेस वाले प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको इंपॉर्टेंट यूजेस में काम में लोगे, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगी, डिमांड लिमिटेड हो जाएगी, कम हो जाएगी उस प्रोडक्ट की डिमांड अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो। लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो आप बहुत सारे यूजेस में उसको लगा सकते हो, जैसे कि अगर दूध सस्ता हो गया तो आप उसकी छाछ भी बना लोगे, दही भी जमा लोगे, दूध भी बना लोगे, कॉफ़ी भी बना लोगे, ऐसे बहुत सारे यूजेस में लगा सकते हो उसको। तो जब प्राइस कम होती है तो हम उसे मल्टीपल यूजेस में काम में लेते हैं, तभी अपनी इसकी क्या होती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से भी अपना कैसा रिलेशनशिप शो होता है, प्राइस और डिमांड के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप शो होता है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट फैक्टर है, जबकि प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है, राइट। क्योंकि हम एक बार में सिर्फ दो फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, इनमें से एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। जहाँ यहाँ पे क्या है, डिमांड डिपेंडेंट है और प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, दैट इज ceteris paribus। अब लॉ है, अजम्पशंस है, तो एक्सेप्शंस भी ज़रूर होंगे, राइट। तो अब अपन देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या क्या है। एक्सेप्शन क्या है, कब होगा एक्सेप्शन, जब इन्वर्स रिलेशनशिप शो नहीं करेगा। अगर इन्वर्स नहीं होगी तो कैसी रिलेशनशिप होगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है, जिसको अपन डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो डिमांड कर्व में अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप हो तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड बनेगा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, वो होता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता, राइट। तो इसका डिमांड कर्व कैसा बनता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है बल्कि अपवर्ड स्लोपिंग है, राइट। तो अपवर्ड स्लोपिंग यानी पॉजिटिवली स्लोप्ड इसका डिमांड कर्व बनता है एक्सेप्शन के केसेस में, यानी कि ओरिजिनल प्राइस तो क्या है, ओपी, और ओरिजिनल डिमांड क्या है, ओक्यू। अगर प्राइस बढ़ रही है तो अपनी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगी, राइट। ओक्यू से क्या हो जाएगी, ओक्यू 1 हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। क्या है, जैसे ओपी से कहाँ आ गई, ओपी 0 प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, ओक्यू से क्या आ गई, ओक्यू 0 पे आ गई। ये होता है पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखते हैं कि कौन कौन से रीज़न ऐसे होते हैं, कौन कौन सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता। तो फर्स्ट सिचुएशन कहाँ होती है, गिफिन गुड्स में। गिफिन गुड्स क्या होते हैं, ये इन्फीरियर से भी लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। अपन ने गुड्स में 2 तरीके के गुड्स पढ़े थे, एक नॉर्मल क्वालिटी के गुड्स होते हैं और एक इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, राइट। इन्फीरियर के यानी जिनकी क्वालिटी कम है, ठीक है, लो क्वालिटी, लेकिन गिफिन गुड्स उससे भी लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, और ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनके ऊपर अपनी इनकम का हम बहुत बड़ा हिस्सा स्पेंड भी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेड या फिर बार्ले, वीट, राइस, लो क्वालिटी राइस। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर अपन बहुत अपनी इनकम को स्पेंड भी करते हैं और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इन केसेस के अंदर, गिफिन गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर किसी गिफिन गुड्स की अगर प्राइस कम हो जाती है तो हम क्या सोचते हैं, ये वैसे भी लो क्वालिटी गुड्स है, तो हम क्या सोचते हैं, हम इससे बेटर क्वालिटी के ऊपर शिफ्ट करें, ठीक है। जितनी इनकम हमारे पास बच रही है उतनी इनकम को हम दूसरे बेटर क्वालिटी गुड्स को खरीदने में स्पेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी क्या हो रही है, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, जो इनकम इफेक्ट में होता है।
ठीक है। प्राइस कम होने से हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, लेकिन परचेजिंग पावर जो इंक्रीज हुई है अपन उसको सेम गिवन गुड्स की डिमांड बढ़ाने में नहीं लगाते, बल्कि उससे बेटर क्वालिटी के गुड्स खरीदने में लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट काम नहीं करता, बल्कि इनकम इफेक्ट काम करता है कि अगर प्राइस कम हो रही है तो हमारी डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की बढ़ेगी, इससे जो सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स हैं, इससे बेटर क्वालिटी के गुड्स हैं, हम उनकी डिमांड को बढ़ाएंगे, राइट। जो भी मनी हम इससे सेव कर रहे हैं उसको। सेकेंड होता है नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज़ मतलब जो हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक है, जैसे सॉल्ट है, खाना पानी, ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में क्या होता है, अगर इनकी प्राइस बढ़ भी जाती है तो भी हम इनका यूज़ तो घटा नहीं सकते, तो इनकी डिमांड कम नहीं होती, और ना ही इनकी प्राइस कम होने से इनकी डिमांड बढ़ती है। क्योंकि मान लो वेजिटेबल है, ठीक है, अगर सस्ती हो गई तो क्या 10-15 दिन की या महीने भर की एक साथ ला के रख सकते हो घर में? नहीं रख सकते ना। हालांकि नेसेसिटीज़ है, खाना तो बनाओगे ही, आगे आने वाले पूरे महीने में खाना बनाओगे, लेकिन क्या आप वेजिटेबल पूरे महीने की घर में ला के रख सकते हो? नहीं रख सकते, राइट। तो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो हमारी ज़रूरत है, लेकिन इनकी प्राइस बढ़ने से हमारी डिमांड के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कम हो सकती है, थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ना अपनी डिमांड कम नहीं होती, और ना ही इनकी प्राइस कम होने से हम इनका स्टॉक बढ़ाते, ठीक है, ना ही इनकी प्राइस कम होने से हम इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा बढ़ाते भी नहीं हैं। थर्ड आता है स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट। स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो आपका स्टेटस दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए या शो ऑफ करने के लिए जो चीज़ें होती है, तो ऐसी चीज़ों की डिमांड उनकी प्राइस कम होने से कम हो जाती है और प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। मान लो कोई डायमंड है, ठीक है, डायमंड क्या है, स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट है, आपका स्टेटस दिखाता है कि हाँ मेरे पास डायमंड है। तो किसी डायमंड की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो लोग उसको दिखावे के लिए ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। और ऐसे अगर किसी स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम हो जाती है तो वो आपका स्टैंडर्ड शो नहीं करता, इसलिए आप उसकी डिमांड को भी कम कर देते हो, राइट। फिर फोर्थ आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। ये अपन ने उसमें भी पढ़ा था, फैक्टर्स के अंदर भी पढ़ा था एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस में, कि फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने वाली है तो आप अभी की डिमांड को बढ़ा देते हो, ठीक है। तो इसमें तो अपनी करंट प्राइस के ऊपर डिमांड बढ़ रही थी, राइट। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि फ्यूचर में प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है तो आप अभी की बढ़ी हुई प्राइस पे भी ज़्यादा डिमांड करोगे। फॉर एग्जांपल मान लो अभी करंट प्राइस कुछ चल रही है, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर वाली प्राइस जो है बढ़ने वाली है, राइट। लेकिन ये पता है कि इस फ्यूचर प्राइस के बाद भी प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो अगर आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाए, डिमांड यहाँ नहीं रख पाए, तो यहाँ पे भी आपकी डिमांड बढ़ेगी, राइट। क्यों? क्योंकि आपको पता है बाद में और भी ज़्यादा महंगी होने वाली है, ठीक है। तो आपकी करंट जो बढ़ी हुई प्राइस है उसके ऊपर भी आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। तो दोनों के अंदर कैसा रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट प्राइस बढ़ी है लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। फिफ्थ आता है इग्नोरेंस एंड इल्यूजन ऑफ बायर। कई बार होता है बायर्स को कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। अपन लोगों में क्या मेंटालिटी बन जाती है कि अगर महंगा है तो मतलब अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। तो ऐसे में अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो भी उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर इल्यूजन में है, ठीक है, बायर इल्यूजन में है, इग्नोरेंस में है, उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट की। तो वो क्या करता है, अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो वो सोचता है बढ़ी हुई प्राइस है, ज़्यादा प्राइस का है, महंगा है तो मतलब अच्छी क्वालिटी का है, तो वो उसको खरीद लेता है, ठीक है। फिर आता है सिक्स्थ इमरजेंसीज। इमरजेंसीज कैसी सिचुएशन, मान लो अभी पेंडेमिक की सिचुएशन थी चल रही है वैसे, या फिर कहीं नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सप्लाई उतनी नहीं हो पाती, प्रोडक्ट सबको नहीं मिल पाते, तो वैसे में क्या होता है प्राइसेस बढ़ जाती है। प्राइस हाइक पर भी लोगों की डिमांड कम नहीं होती, ठीक है। जैसे अभी लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में हर चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी डिमांड कम नहीं हुई थी। जैसे कुछ चीज़ों की डिमांड कम नहीं कर सकते अपन, तो वो डिमांड बढ़ी हुई प्राइस पे भी ज़्यादा ही रहती है। और जैसे इमरजेंसी फ्लड वगैरह अगर कहीं आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, लोग बढ़ी हुई प्राइस पे भी सोचते हैं मुझे मिल जाए बस, तो वो क्या होता है उनके दिमाग में क्या रहता है, बस खरीदना है, ठीक है। तो बढ़ी हुई प्राइस के ऊपर भी डिमांड ज़्यादा ही होती है। फिर आता है अदर फैक्टर्स, जिसमें आते हैं प्रोफेशन, कल्चर, फैशन, टेस्ट, हैबिट एक्सेट्रा। मतलब आप इनमें से किसी भी चीज़ की वजह से या ऐसे किसी फैक्टर की वजह से
भी होता है कि आपकी प्राइस बढ़ने पर भी आपके डिमांड के अंदर चेंज नहीं आता। मान लो कोई चीज़ है, मेरी यूनिफॉर्म है मान लो, ठीक है, अगर मेरा प्रोफेशन है कि मुझे मेरे प्रोफेशन की वजह से ये यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, तो चाहे जो हो जाए उसकी प्राइस बढ़े या घटे, मेरी डिमांड के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। फिर आता है कल्चर, लोग अपनी मान्यता, कल्चर, ट्रेडिशन की वजह से भी चीज़ें खरीदते हैं। फैशन, कोई चीज़ फैशन में है तो अब अगर उसकी प्राइस बढ़ भी जाएगी तो भी लोग खरीदेंगे, ठीक है। टेस्ट या हैबिट की वजह से, आपको किसी चीज़ का टेस्ट पसंद है या कोई चीज़ आपको पसंद है इसलिए आप उसे परचेज कर रहे हो, या फिर आपकी हैबिट है, जैसे दारू पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू वगैरह खाने वाले, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, उन चीज़ों की अगर प्राइस बढ़ भी जाती है ना तो भी इनकी डिमांड कम नहीं होती, राइट। या फिर कोई भी टेस्ट या प्रेफरेंस की वजह से, जैसे आप कोई चीज़ आपको पसंद है इसलिए खरीद रहे हो, तो उसकी प्राइस अगर बढ़ जाएगी, घट जाएगी, तो भी आपकी अगर प्रेफरेंस चेंज नहीं हो रही है, टेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो आप उसको खरीदोगे, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता, यानी कि डिमांड और प्राइस के अंदर कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस बढ़ भी जाएगी तो भी डिमांड के ऊपर या तो असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, डिमांड चेंज नहीं होगी, और या फिर डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और प्राइस घटेगी तो डिमांड भी घट जाएगी। तो ये होता है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड।